आज हमारे साथ है सन्नी गुप्ता। ये अयोध्या के हैं और अवधी में काफी अच्छा लिखते हैं। वैसे तो ये पेशे से इंजीनियर, इन्होंने बीटेक किया हुआ है, बट करते हैं टीचिंग, क्योंकि इनका हॉबी है, जो कह लीजिए वो मतलब टीचिंग ही है। और फिलहाल लेखन में भी काफी अवधी और जैसे हिंदी में भी काफी गीत और गजलें लिखी है इन्होंने। तो आज हम इनसे कुछ वार्ता करेंगे साहित्य के संदर्भ में। तो सन्नी जी, आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश भैया। वैसे आप भी जान लीजिए कि हमारे रत्नेश भाई भी गीत गजलों के शौकीन हैं और इनका भी जो जुड़ाव रहा है, हमने देखा है जब से इनको जानते हैं शुरू से। गीत गजलें इनको लिखना पसंद है। हम लोगों की मुलाकात कभी कभी होते रहते हैं तो इस पे चर्चाएं भी होती हैं। वास्तव में हम लोग अवधी क्षेत्र से हैं, मेरा मूल निवासी हम लोगों का। वही आपको बता रहा हूँ कि हम लोग अयोध्या के हैं। तो अयोध्या जो है वो अवध प्रांत में आता है और यहाँ पे अवध की जो बोली है, जैसा कि आप जानते होंगे, अवध में मतलब आप इलाहाबाद भी रहे हैं, तो इलाहाबाद में आप रहे हैं, तो इलाहाबाद में जो अवधी बोली जाती है वो भी अवधी ही है। आप उन्नाव चले जाएंगे, वहां भी अवधी ही बोली जाती है। वास्तव में अवधी सब लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो अवधी बोलते हैं ना, वो भगवान श्री राम की बोली है। हाँ, क्योंकि अयोध्या जो है ना हमारे बिल्कुल पास में है। बिल्कुल अगर नजदीक में देखा जाए तो श्रृंगी ऋषि आश्रम, जिनका एक पौराणिक महत्व भी है। तो इसलिए हमारी जो अवधि हो जाती है ना, वो थोड़ी और खास हो जाती है उन लोगों से। अब अपने से क्या खुद को क्या जोड़ना, किसी भी चीज तक पहुंचने के लिए वास्तव में कुछ हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने हम ऐसा करते हैं कि हम अवधी में ही बात करते हैं, अब हिंदी में नहीं बात करते हैं, क्योंकि हम अवधी के लिए बैठे हैं तो हम अवधी में ही बतियाना चाहिए हमको कम से कम। बिल्कुल भैया, ये तो हम चाहबे करी कि अवधी में अगर बात किया जाए तो उससे बढ़िया का है। हमारा तो जीवन पूरा अंग्रेजी के पढ़ाई में बीता। मौके पे हम जब भी देखे हैं तो आप अवधी में लिखते हैं तो गांव की बातें लिखते हैं और मतलब खेत खलिहान की और गांव से जुड़ी हुई बातें, क्योंकि लोग ज्यादातर जो लिखते हैं वो लिखते हैं तो इश्क पे लिखते हैं और रोमांस पे लिखते हैं, वास्तव में या जुदाई पे, विरह पे लिखते हैं गीत गजल जो भी है। लेकिन आप जो लिखते हैं वो गाँव पे लिखते हैं। तो इसका क्या ये गाँव से थोड़ा दूर रहे हमेशा। कस्बे में आपकी पढ़ाई हुई, उसके बाद फिर आप चले गए कानपुर, फिर इलाहाबाद, तो एक कसक सी रह गई कि बचपन हमारा गांव में नहीं बीता। बिल्कुल। जब बचपन में हम लोग मतलब हम आते थे तो बाबा हमारे एक बात बहुत कहा करते थे कि कितनो पंछी उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। तो वास्तव में अवधि हमारा चारा है, ठीक है। और बिना चारे के व्यक्ति बेचारा ही बना घूमता रह जाता है ना। तो ये चीजें जो होती हैं। और लिखने का क्या है कि बचपन में थोड़ी बहुत यहाँ इलाहाबाद में थे तो कैलाश गौतम साहब को पढ़े। अधिकतर कुंभ के मेले में अमौसा का मेला आ जाता था। लेकिन जब हम रफीक सादानी के बारे में वास्तव में पढ़े तो वही हमने कहा नहीं कि जो हमारी अवधि है उस अवधि की बात अलग है। हमारे रफीक सादानी साहब जब कैलाश गौतम को देखा जाए तो कैलाश गौतम जी ने जो लिखा है वो उनका एक अलग बोली है, अलग शैली है। और रफीक सादानी ने लिखा है जो उनकी अलग एक अपनी ठेठ बोली है, जो हमारे अवध प्रांत की मतलब अयोध्या और फैजाबाद की जो बोली है उसमें है। आदम गोंड भी है, बगल के गोंडा के हैं, लेकिन उनकी भी अलग है। तो अवध में थोड़ा थोड़ा दूरी पे थोड़े थोड़े जिले वाइज अवधि इसलिए अपने आप को सबसे अपने यहाँ की बोली को सबसे अच्छी इसलिए मानते हैं भैया, हमारे यहाँ से सबसे नजदीक में भगवान श्री राम है, अयोध्या है, और वहीं से अवध की सारी बातें हैं। रामचरितमानस की रचना भी तुलसीदास जी ने अवधि में ही की है, जो पूरे विश्व में पढ़ा जाता है और गाया जाता है। अवधि वास्तव में देखिए किसी पहचान की मोहताज थोड़े है। नदिया का पार मूवी है, लोग भोजपुरी में कह देते हैं, लेकिन हम बात नहीं करेंगे। एक आप अपना गीत सुनाइए, वो मैंने कहीं पढ़ा था और कहीं सुना भी था, किसी मंच से आप पढ़ रहे थे, तो वो क्या कहते हैं, चलाओ कैसे बटोरा झोरा चला गाँव ओरा, कैसे वास्तव में वो लिखने का जो संदर्भ बना उसके भी प्रेरणा स्रोत हमारे कैलाश गौतम जी रहे। उनकी पुण्यतिथि थी तो हम भी गए थे संगीत अकादमी। तो संगीत अकादमी में गए तो एक प्रेरणा सी जगी कि वास्तव में वो तो महान पुरुष हैं,
हम तो उन लोगों के नख धूल के बराबर ही लिखते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की हमने और काफी लंबी गीत बनते चले गए और रात के 2 बजे हमने उसको लिखा। और शायद उसी समय में आपसे हमने कहा भी था कि रत्नेश भैया अवधि में पता नहीं क्यों लगा होता जा रहा है, तो कुछ सुनाते हैं उनकी 2-4 पंक्तियां कि उसकी, कि हमने कहा था कि चला हो चली फिर वही गांव ओरा, समेटा बिछौना उठावा इबोरा, यहाँ कुछ न बाटे न रिश्ता न नाता, न को पड़ोसी के मरगी म जाता, जरत बाय एक घरे 4 चूल्हा, बियाहे में बाटे बराती ही दूल्हा, और गावे न कोयल मुरैला न दिखे, और मागे मिले न मौतियो यह भीखे, सहरवा से अच्छा वो गाँव का छोरा, समेटा बिछौना उठावा इबोरा। और एक बंद हमने उसमें लिखा था कि हम लोगों के यहाँ वास्तव में आजकल आधुनिकता के साथ लोग कहां से कहां जुड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमने लिखा कि जो बिटिया पतोहू का आने पठावे, तो पूड़ी कचौड़ी और लड्डू लदावे, व बेटी बहू दोनों से एक नाता, ससुर जी पिता और सासू जी माता, और शहर में तो रिश्ता ही पैसा बनावे, रहे मोट गधा तो जीजा कहावे, यहाँ काम कम बाय ज्यादा ढिढोरा, समेटा बिछौना उठावा ही बोरा। हाँ, ये जो आपका ये गीत था, मतलब इसको मैंने पढ़ा था तो ये हमें बहुत अच्छा लगा था, और आपने कई मंचों पे भी इसको पढ़ा है, और इसको लोग मतलब जैसे कहा जाता है, ये तुलना तो नहीं किसी से की जा सकती है, लेकिन बट फिर भी जैसे कहा जाता है ये एक अच्छी रचना मानी जाएगी, जुड़ाव का गीत। हाँ, गांव के लोगों से, अपने यहाँ से अपने गांव में जैसे कहा जाता है कि भाई वो लोगों को एक अपने का वो जुड़ाव मानेंगे, उससे क्या लगता है कि भाई हाँ मेरी बात अगर कौन कर रहा है तो चलो कोई ऐसा लड़का है कि मतलब वो हमारी बात कर रहा है, हमारी बात उठा रहा है, हमारा जो दर्द है वो उसको मतलब वो कहने का प्रयास कर रहा है। नहीं, हमारे यहाँ जैसे अभी देखिए रफीक सादानी जी, उन्होंने कहा कि राजनीति पे भी वास्तव में देखिए रचनाएं क्या है ना, रचनाएं मुखर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रचनाएं, आपने रूस की क्रांति देखी होगी, बहुत जगह की क्रांतियों में रचनाओं ने वहां की स्थिति को बदल दिया, मतलब लोगों को जागरूकता का एक माध्यम होता है, और हमें ये देखना चाहिए ना कि समय के साथ बदल क्या रहा है। बिल्कुल, साहित्य का योगदान कभी नहीं बुलाया जा सकता है, साहित्य का योगदान रहा है, हर एक क्रांति में रहा है, चाहे वो भारत की आजादी रही हो, रूस की रही हो, कहीं की भी रही हो, उसका योगदान रहा है। रफीक सादानी साहब ने लिखा कि पाखंडी रहे छाव माँ, घामे मजरी हम, और जलपान करे नेता भुगतान करी हम, और भारत के किसानन के दुर्भाग्य तनी देखा, गेहूं का धरे दिल्ली भूसा का धरी हम। बिल्कुल, उनका दरअसल व्यंग का जो उनकी रचनाएं हैं वो व्यंग्यात्मक शैली में सारी रचनाएं हैं रफीक जी की, और वो एक जमीन से जुड़े वो भी व्यक्ति थे। का क्या कहा जाए ना, वास्तव में एकदम अंदर तक वर्तमान व्यवस्था पे, मतलब जैसे कहा जाता है कि वो चीजें जो उन्होंने कहा वो लोगों को अपने से जुड़ाव लगता था। आज के समय में आप देखते होंगे कि राजनीति के खिलाफ बोलने वाले लोग क्या है ना कि थोड़े से बच रहे हैं, कभी सामने नहीं आ रहे हैं, जो चीजें उनके रचनाओं में दिखाई देती हैं। हाँ। कि उन्होंने एक कहा कि देखिए भ्रष्टाचार पे कितना बढ़िया कहा था कि सब जान के बन गवा नादान का करी, और जब पाई गवा नोट तो चालान का करी, ई कुल भवाबा प्यार मोबाइल के बदौलत, जब भाग गई धन्नो तो प्रधान का करी। तो मजाक में ही बातों को कह देना ना एक बड़ी कला होती है, उनसे हमने सीखा। एक बार हमने भी लिखा कि ठेठ लिखना था, तो हमने भी लिखा कि का हो के स्रोवियात है, कि का हो के स्रोवियात है, चलत है दुइये गोड़े से, देखत बाट्या एक बराबर, और देखत बाट्या एक बराबर, और अगर हया तू बैद्यनाथ तो हमहू है ब्रांड मा डाबर, और माना खात है हम रोटी का तू पाथर खात है, का हो के स्रोवियात है। बिल्कुल, तो ये जो शब्द है, ये जो शैली है, ये गांव में, हमारे यहाँ गांव में देहात में जब चले जाते हैं तो वहां पे अभी बोला जाता है, ये भाषा मतलब अभी भी बोली जाती है। अभी लोग बोलने वाले हैं जो शहर में चले गए, अब तो वो लोग नहीं बोलते हैं। जैसे हमने अभी कहा कि हम अवधी में बात करते हैं, लेकिन अभी फिर हिंदी में ही बात कर रहे हैं। अवधी का देखिए बात ये भी हो जाती है ना कि हम लोग चाहते हैं कि अवधी दूर तक पहुंचे, बिल्कुल, इसलिए हो सकता है कि कुछ क्षेत्र के ऐसे लोग हों कि अवधी ना समझ पाए। वैसे हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हर कोई है कि राम रसायन तुम्हारे पासा, लेकिन ये है कि हम लोगों की कोशिश ये रहती है ना कि बातें दूर तक पहुंचे, हर कोई, चाहे वो ब्रज का हो,
चंदेली, बघेली, बिल्कुल छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, हाँ, बिहारी, कोई भी हो तो इस बात को समझ सके। हाँ, खड़ी बोली जो है मातृभाषा क्या है ना, जैसे कहा जाता है कि वो हर जगह बाकी पे हमने बोली लिखा जाती था है। कि बाकी भाषा दीप सी और अवधि जैसे लैंप, और अवधि के मैदान में लगे सबन के कैंप। तो अपनी भावनाएं होती है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भाषा की तुलना नहीं है। बचपन में माँ जो भाषा सिखाती है वही हमारी मातृभाषा हो जाती है। बिल्कुल। और लिखने पढ़ने की बातें अलग है, लेकिन अपनी भावनाएं होती हैं तो लोगों से जुड़ने का, कहने का एक है माध्यम हमें। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक अपना कोई खड़ी बोली में जो आपने रचना की है उसका कुछ सुनाइए आप एक बार, फिर आगे वार्तालाप बढ़ाते हैं। खड़ी बोली का क्या है कि लिखते तो हम हरदम रहते हैं खड़ी बोली में। आप जैसे गीत, आपको एक दो हम पहले दोहे सुना देते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कि क्योंकि दोहे से बड़ा लगाव रहा है बचपन से। और ये जैसे काव्य शैली में जो है ये सबसे छोटे होते हैं, लेकिन जैसे ये मारक होते हैं, तो मतलब दोहे काफी ज्यादा मतलब दोहे का वास्तव में हमने दोहे, और हम नई तुलना भी देते हैं। चलिए आपको भी लगेगा कि कुछ नया हमने कहा कि बर्गर जैसे गाल है, चाउमीन से बाल, रोबोटो सी हो गई मैडम जी की चाल, और स्कूटी जैसी लचक, ट्रक जैसी आवाज, मैडम जी सजकर चली नई कार सी आज। बिल्कुल। और कि थोड़ा और चलते हैं गंभीर रचना पे, तो गंभीर विषय पे चलते हैं। तो एक मुझे याद आता है कि घर की तुलसी की भला क्या समझेंगे मान, जब डिब्बे का दूध पी बच्चे हुए जवान, और जब से बढ़ता जा रहा दुर्जनता का दंश, बगलों के ही बीच में काट रहे दिन हंस। और एक दोहा वर्तमान संदर्भ में कि रोज द्रौपदी हो रही कौरव से निर्वस्त्र, कान्हा मुरली त्याग कर उठा लीजिए अस्त्र। और कभी गणित के हम रहे स्टूडेंट, इसलिए एक दोहा आपको और सुनाते हैं विनम्रता पे, कि जो लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं उन्हें समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। कि वैसे मैं बता देता हूँ कि आधार और लंब जो होता है ना, वो विकर्ण से हमेशा छोटा होता है। तो मैंने उसे एक दर्शन में देखा कि हमने लिखा कि लंब और आधार दो, झुके नहीं एक बार, थोड़ा झुककर कर्ण ही बड़ा हुआ हर बार। बिल्कुल। तो ये वास्तव में दोहे की, आज देखिए दोहे की बात आई तो एक हमारे मित्र अमन चाँदपुरी भाई की भी याद आ जाती है कि हमारे यही क्षेत्र से अमन चाँदपुरी भाई ने बड़ी कम उम्र में बहुत कुछ योगदान दिए गए साहित्य को, लेकिन एक उनको हमारे लिए श्रद्धांजलि के लिए उनके दो दोहे पढ़ेंगे। कि उन्होंने कहा कि एक पुत्र ने माँ चुनी, एक पुत्र ने बाप, माँ बाबू किसको चुने मुझे बताओ आप। और उन्होंने कहा कि जड़ से भी जुड़कर रहो, बढ़ो प्रगति की ओर, चरखी बधी पतंग जो छुए गगन की छोर। तो इस तरह से रचनाकार हुए नए लड़के, लेकिन अब काल के कपाल में क्या था कि बहुत अल्प आयु में ही उनका जाना। आपने लिखना शुरू किया तो आप कानपुर में, जब कानपुर रह रहे थे उस समय लिखना शुरू किया, या इलाहाबाद जब गए तो वहां से? वास्तव में हुआ क्या, लिखने का हम लोग गांव से पढ़ के गए थे ना, तो एक बड़ी विडंबना रहती थी ना, हम लोग को हमेशा लिखा जाता है डायरी राइटिंग, हमेशा से हम लोग का एक विषय रहा है कि डायरी राइटिंग करना। तो मेरा मन ये हुआ कि अगर डायरी राइटिंग हो सकती है तो कुछ क्यों ना कुछ नई चीजें लिखी जाए उसमें। तो एक दिन मैं ऐसे बैठा था, मार्केट से आया और एक मेरे पास कॉपी पड़ी हुई थी, अभी भी शायद होगी, तो मैंने पहला दोहा ही यही लिखा कि कान्हा मेरो मन बसो। अच्छा, आपकी रचनाओं में या तो गांव की बातें दिखती है, और मैं भूल गया था वो, मैं क्योंकि आपकी रचनाओं में भक्ति का भी कुछ प्रभाव दिखता है, भक्ति पे भी आप लिखते हैं। तो आपके किसी बातचीत में आपने बताया था कि आपके नाना थोड़ा सा मतलब भक्ति मार्ग से ज्यादा जुड़े हुए थे, उनको लगाव था थोड़ा सा, तो आप भी अपने नाना के करीब रहे हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है कुछ ऐसा रहा। आध्यात्मिकता तो वास्तव में हमने जैसे कहा जाए ना कि जीवन की शिक्षाएं, डिग्री वाली शिक्षाएं तो बेंच में बैठ के ली, लेकिन जीवन की शिक्षाएं ना अपने नाना जी के पैरों में ही बैठ के लिया है। हमारे यहाँ पता नहीं क्या है, बिल्कुल बड़े बुजुर्ग जो है वो मतलब बैठने का तरीका भी वही रहता है। बच्चे होते भी हैं तो उनके करीब थोड़ा सा होते हैं, माता पिता के उतने करीब नहीं होते क्योंकि वो स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ऐसा होता है कि बच्चे थोड़ा सा नाना हुआ, बाबा हुआ, दादा दादी हुए, तो ऐसे उनके करीब रहते हैं। वो एक हमारे यहाँ पे जैसे कहा जाता है कि हर जगह की वही परंपरा रही है।
तो आप और क्या कहते हैं, वहां पे जब इलाहाबाद में आप रह रहे थे तो आप कर रहे थे बीटेक, और लेकिन क्या टीचिंग भी कर रहे थे वहां पे, तो ये दोनों का तालमेल कैसे बैठा रहे थे आप? मतलब यहाँ पे जो आप कर रहे हैं, मतलब हम इस लाइन पे चल रहे हैं तो उस पे कैसे जा रहे हैं फिर, या आपका बस एक वो था कि रुझान तो आपका है खैर टीचिंग पे ही, अभी भी आप टीचिंग ही कर रहे हैं? वास्तव में टीचिंग से शुरू से ही लगाव रहा है, और पता नहीं क्यों मतलब जब भी मुझे मुसीबत दिखी पढ़ाई के दौरान, बहुत हाई फाई फैमिली से ना होने के चलते मुझे हमेशा सहारा जो दिया ना वो टीचिंग ने दिया, कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी दिक्कत है तो ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, अपनी पढ़ाई हो जाएगी। वैसे गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ रहे थे, लेकिन समय के साथ, और एक होता ना भैया कि इतने जागरूक क्षेत्र से हम लोग नहीं थे, ये होता है पैशन और प्रोफेशन दोनों एक ही हो जाए। बिल्कुल। तो पैशन कुछ और था। साहित्य का ये भी रहा ना कि साहित्य का जो जिसको लगाव है, किसी को भी आप देखेंगे तो वो हमेशा साहित्य जो है वो शिक्षक के पास ही होता है। किसी को भी आप देखेंगे, प्रेमचंद को देखेंगे या किसी को भी देखिए आप, तो साहित्य का लगाव होता है, वो दरअसल आपको खींच के ले जाएगा। मतलब उस शिक्षा जैसे होती है जो चीजें, आप जब टीचिंग से जुड़े हुए हैं तो आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आप उस पर उस लाइन में ही है। बिल्कुल, वो दरअसल आपका स्वाभाविक रुझान हो जाता है। साहित्य क्या है ना कहीं नई सोच ही साहित्य है। बिल्कुल, अगर आप नई सोच लाते हैं, बिल्कुल, आप साहित्यकार आज के टाइम में कवि जो देख रहे हैं, आप देखते होंगे बड़ी सी भीड़ को जो डील कर ले रहा है कवि है आज के टाइम। और शिक्षक क्या है ना, शिक्षक के लिए ये आम बात है। हमारे क्लास में, मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ, बिल्कुल, मान के चलिए 200 बच्चे आम नॉर्मल है बैठे रहते हैं, और हमें उन सबको सेटिस्फाइड करना रहता है, तो नए विचार हमें लाने ही हैं, क्योंकि जो किताब में है ना उसको तो पढ़ के आए ही हैं। हाँ। उसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे करेंगे, आपके पास क्या एनालॉजी है उसके लिए, ये बड़ी मायने रखता है ये बात। तो इसलिए हम लोगों के लिए वो जुड़ा हो ही जाता है कि साहित्य और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, एक तरीके से कहा जाए तो। जी। तो आप अभी जैसे यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं और साहित्य कर रहे हैं, तो अभी आप जैसे हमारे यहाँ पे अभी क्या है कि देखा जाए जो मंचीय कवि, वो चाहे अवधी में हो चाहे हिंदी में हो, मतलब जो भी मंचीय कवि, अब हम भाई बैठे तो किसी की बुराई नहीं करेंगे या किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन जो मंचीय का परंपरा रही है, मतलब उस पे कुछ क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, मंचीय परंपरा का क्या है कि ठीक है, लोग कम से कम हिंदी के बारे में लोग जागरूक हो रहे हैं, हाँ, जुड़ रहे हैं लोग। आजकल बड़ा अच्छा लगता है कि IIT कॉलेजेस में, MBBS कॉलेजेस में, वहां सब भी बुला करके ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़े हुए हैं, वहां पे बताएं हम लोग एक सेशन करते थे कवियों के लिए। वास्तव में साहित्य का अंकुर जो है ना वो भारत में है। अभी क्या है, अभी विनोद शुक्ला जी को अभी साहित्य अकादमी का जो उनकी कृति को पुरस्कार मिला है, उसका उनको रॉयल्टी मिला है कुछ, तो उस पर तमाम बहस हुई है। तो लोगों को ये लगा कि अब हिंदी साहित्य के दिन आ रहे हैं। हिंदी साहित्य का दिन गया कब था? मेरा कहने का मतलब हिंदी साहित्य का दिन कभी नहीं गया था। उसके श्रोता कम हो जाए, पाठक कम हो जाए, वो एक अलग में समय के अंतराल पे चीजें घटती हैं, बढ़ती हैं, वो चलती रहती हैं, लेकिन हिंदी साहित्य कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। हिंदी साहित्य क्यों खत्म हो सकती है? रामचरितमानस को रोज पाठ होता है, हमारे यहाँ तो होता है, हर जगह पे होता है। रामचरितमानस रोज पढ़ता है व्यक्ति, बिक रही है उतनी बिक रही है। गीता प्रेस किया किसी की भी हो। वास्तव में किसी भी चीज के खरीदार घटने से ना कीमत नहीं घटती है, कीमत बढ़ती है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हीरा नहीं पहन रहे हैं तो हीरे ने अपनी कीमत नहीं घटा ली है। समय उसकी कीमत समय बता देता है ना, कि जैसे भाई विनोद शुक्ला जी को कोई नहीं ले रहा था, लेकिन जब उनकी मतलब जैसे कहा जाता है कीमत जो है वो मान के चलिए रेत में पड़ा हुआ था हीरा, लेकिन जब उसको निकाला गया तो वो हीरा ही रहेगा। बिल्कुल, तो चीजें तो मतलब कभी गई, देखिए कुछ जाति थोड़े हैं, वास्तव में बस रूप बदल के आ जाती है। हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना कि मास ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, तो वैसे ही है, चीजें क्या है लौट के आती हैं, और कहीं से वो समझिए एक प्रतिध्वनि थी, थोड़ी दूर से लौट के आई, बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि कभी समय गए थे। जाएंगे कैसे? अवधि में सब लोग बोल रहे हैं, अपने यहाँ गाँव देखिए बिरहा और तरह तरह से विधाओं में लोग लिख रहे हैं। अच्छा खासा मतलब हम लोग बचपन में जाते थे तो अच्छा लगता था, काफी चीजें समझ नहीं पाते थे, लेकिन ये लगता था कि हाँ अच्छा है। तो बस यही है, बाकी ये नहीं है कि और मंचीय कवि हुए या कोई हुए, ठीक है,
हमें तो यही लगता है कि माँ भारती के माँ शारदे ने अगर उन्हें ये काबिलियत दी है, ठीक है, जहां तक पहुंचा पा रहे हैं पहुंचा रहे हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ठीक है, मंचों के माध्यम से हो पाया जो ठीक है, या लिख के साहित्य के माध्यम से। देखिए, कोई एक विधा हो नहीं सकती है। वास्तव में वाचन की भी परंपरा हमारे यहाँ रही है, लेखन की भी रही है और श्रवण की भी रही है। तो परंपराएं हैं, जो जिस परंपरा से आगे निकल जाए। और एक जो घिसी पट्टी शैली लगातार चल रही है, नई नई शैली भी आना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, नए नए लोगों को भी आना चाहिए। खैर छोड़िए, वो विषय दूसरा हो जाएगा। हम अवधि पे बात करते हैं, तो अवधि पे जैसे आपकी जो रचनाएं हैं जी, वो अभी क्या कहते हैं, किसी पुस्तक का आपने प्रकाशन किया है? अभी नहीं किया है अभी मतलब आप जैसे मान लीजिए जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, जो भी, तो वो अगर आपको पढ़ना चाहे तो कहाँ पे आप पढ़ने का कोई अभी वो, हाँ, एक आप उसको उस पे पढ़ सकते हैं, कविता कोश पे हाँ। अवधि में जा करके आप पढ़ सकते हैं कुछ हाँ, रचनाएं। अवधि सेक्शन में वास्तव में हम लिखने का जो हमारा सिलसिला था ना, वो 18 साल से शुरू हो गया। लोग वाह करते थे, मंचों पे हम पढ़ते थे, लेकिन फिर कभी मुझे लगता था ना कि अभी ये चीजें और परिष्कृत और परिमार्जित हो सकती हैं, इसलिए हमने अपने आप को कुछ समय दिया। और लेकिन अब लगता है कि सही समय आ गया। वैसे पब्लिकेशन में हमने एक बुक अपनी दी भी है। अवधि में बहुत कम लोग लिख रहे हैं। अवधि में अभी क्या है कि जो लिख रहे हैं वो बहुत कम लोग लिख रहे हैं, कुछ गिने चुने ही लोग लिख रहे हैं। और अवधि जैसे पहले ही कहा हम लोगों ने वार्ता की उस पे कि अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग लिखते हैं। तो अवधि साहित्य पढ़ने के लिए और अवधि साहित्य का जो क्या कहते हैं श्रोता वर्ग है, वो एक सीमित है। लेकिन उसमें जैसे कहा जाता है नूतन कुछ किया जा सकता है, मतलब नयापन लाया जा सकता है, नया, मतलब आप लोगों से उम्मीद की जाएगी। ये नूतन का क्या है कि अपनी तरफ से प्रयास किया जा सकता है और प्रयास निरंतर कर भी रहे हैं वास्तव में। लेकिन अब ये है कि और भी लोग जो अवधि बोलने में शर्माते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कि यार देहाती टाइप का हो गया, ये कुछ हमने बोल दिया, वो थोड़ा सा अपनी जुबान पे लाए। अभी मैं कोलकाता गया था, दुर्गा पूजा में गया था, तो वहां पे मैं था, एक जिस हॉस्टल में था वहां पे मैं बात कर रहा था, तो वहां पे राजस्थान के लोग भी थे और क्या कहते हैं दिल्ली से भी, चंडीगढ़ से भी आए थे, 8-10 लोग थे। तो हॉस्टल का अनुभव भी मेरा पहला था ये। तो हॉस्टल में रुका था, वहां पे मैं बात कर रहा था, जैसे बात कर रहा हूँ वैसे बात कर रहा था। तो वहां पे एक थे राजस्थान के, वो उन्होंने कहा कि यार आप, मैं फोन पे किसी से बात कर रहा था, यहाँ पे गांव में किसी से बात कर रहा था, तो अपनी भाषा में कर रहा था, तो उन्होंने सुना था। फिर जब हम आपस में बैठ के बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप जो गांव में बोलते हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैंने कहा समझ लेते हो क्या? बोले समझ लेते हैं, तुम्हारे समझ लग जाएंगे, लेकिन कम समझ पाएंगे। मान लीजिए भाव तो समझ में आता है, अच्छा लगता है। उन्होंने कहा अच्छा लगता है, नयापन है ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत की खासियत ही है, तो लेके जाना चाहिए। और 22 बोलियां जो भी हैं हमारे संविधान में, उनमें अवधि का भी है। ऐसा नहीं है कि अवधि को मान्यता नहीं मिली है, और चीजें ठीक है। ये हम भी देखिए बहुत देर तक बिना अवधि बोले रह ही नहीं पाते हैं। आपको सच बताएं, इंजीनियरिंग में हम थे, बच्चे हंसते भी थे, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना हम लोग के, जैसे टोक जो कहते हैं, तकिया कलाम जिसे कहते हैं ना, वो निकल ही जाते हैं। तो उससे दूर नहीं हुआ जा सकता ना। और अवधि का कोई छोटा दायरा नहीं है, और खड़ी बोली बहुत लोग लिख रहे हैं। हम लोगों की तो मजबूरी भी रही है। गांव में तो वही अवधि बोलते हैं, नहीं तो लोग कहते हैं कि तू इंग्लिश बोल रहा है, बम्बई से आए। तो ये तो स्वाभाविक है। गांव में तो जैसे कहा जाता है, ये खैर ये ठीक भी है, मैं बोलते हैं लोग तो कम से कम अभी अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, अपनी भाषा से जुड़े। भाई हम अपनी दादी को कैसे समझा पाएंगे अगर हम खड़ी बोलेंगे? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारी जो जड़ें जहाँ पे हैं वो हमारी दादी के पास हैं। हाँ। उनको अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर तो तने तो सूख जाएंगे। आते हैं गीत गजल की ओर थोड़ा सा। आपने जो अभी कार्यक्रम भी काफी लंबा हो गया। बिल्कुल। और जो आपने जो गीत और कुछ गजल जो लिखे हैं, तो उनमें से कोई आप एक सुनाइए। जी बिल्कुल, अभी बिल्कुल ताजी गजल आपको सुनाते हैं कि हमारी जिंदगी का फलसफा है, जिसे देखो वही मुझसे खफा है, उसे जी भर के देखा भी नहीं था, लगा लेकिन 76 का दफा है। उसे जी भर के देखा भी नहीं था, लगा लेकिन 76 का दफा है। सजो रखी है उसने डिग्रियां पर,
सजो रखी है उसने डिग्रियां पर, मुफिलसी किस्मतों का तोहफा है। किया उसने सुपुर्दे खाक खुद को, इसक का क्या यही अंतिम सिफा है। किया उसने सुपुर्दे खाक खुद को, इसक का क्या यही अंतिम सिफा है। उगल देती है अक्सर खाक सोना, उगल देती है अक्सर खाक सोना, वक़्त जब भी कभी करती जफा है। तवायफ इश्क करना जानती है, तवायफ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि तवायफ इश्क करना जानती है, मगर उसकी मुकद्दर में जफा है। सियासत को मदन बस एक रट है, सियासत को मदन बस एक रट है, कहाँ किस खेल में कितना नफा है। बिल्कुल हमारी जिंदगी का फलसफा है, बिल्कुल जिसे देखो वही मुझसे खफा है। आप इलाहाबाद में काफी समय आपने बिताया है जी अपने छात्र जीवन में, तो इलाहाबाद की एक खासियत है कि वहाँ पे बच्चे तैयारी करने जाते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं, राजनीति और छात्र जीवन वहाँ पे दोनों साथ साथ चलते हैं। वहाँ पे जो लोग रहते हैं, चार पंक्तियां याद आ रही हैं कि हमने एक बार लिखा था कि पूड़ी संग पनीर के सब्जी तुम्हें रहे जीवन भर याद, आवा कब हो इलाहाबाद। जो लड़के वहाँ पे जो रहते हैं हॉस्टल में जो रहते हैं, होता क्या गाँव के लड़के गाँव देहात के अपने बिल्कुल गाँव से राशन जाता है, हम लोगों का स्पेशल का मतलब पनीर बन जाता था सैटरडे को। तो जो भी वहाँ पे जात है वो सब मध्यम वर्ग के रहा है, या तो कहीं कोई मतलब उच्च वर्ग का तो जाते ना है भाई वहाँ पे, तो अपने यहाँ के आसपास के यहाँ पे बस्ती, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बलिया, गाजीपुर, ठेठ देहात की जो है वो सब जाते हैं के ज्यादातर क्षेत्र के बच्चे जाते हैं। और हमने एक बार लिखा भी कि पूड़ी संग पनीर के सब्जी तुम्हें रहे जीवन भर याद, आवा कब हो इलाहाबाद। और यहाँ मार बा पढ़े लिखे के, पार्टनरे से अधिक सिखे के, सबके अंदर होड़ मची बा, सबसे सज्जन स्वयं दिखे के। जल्दी मिले नौकरी हमका, करत है सब नित फरियाद, आवा कब हो इलाहाबाद। और 3 रुपया मिले समोसा और 5 माह मिले जलेबी, हेरत है 20 रुपया में मंचूरियन में खूब गरीबी। सोवे राति खूब देर से, उठे सवेरे 10 के बाद, आवा कब हो इलाहाबाद। तो एक क्या है कि कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं, जहाँ रहे रहो ना कई साल। तो इलाहाबाद में रहने वाले बच्चों की और भी जिम्मेदारी हो जाती है। माघ मेला होता है, कुंभ होता है, तो लोग पहुंच जाते हैं कि भैया आपको घुमा दो। अमावस्या का मेला, वास्तव में अमावस्या का मेला वही, अब वही पढ़े कि उनको घुमावे क्या करें, लेकिन उसी में वो भी करते हैं, वो करना पड़ता है भैया। लोग आप भी रहे होंगे तो कोई कभी कुछ हुआ था, कोई ना कोई आता रहता है, तो हम भी कहे भैया आओ क्या खिलाओगे, लोग कह देते हैं ना, तुमने कहा ये पनीर और पूड़ी खिलाते हैं। इसी में संसाधन है, उसी में कुछ अपना करता है व्यक्ति, क्योंकि घर से जो पैसे मिलते हैं वो एक मतलब जैसे कहा जाता है फिक्स। राजनीति भी इलाहाबाद में जो बच्चे हैं करने वाले, वो बिल्कुल वहां से बहुत सारे निकले हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बच्चे निकले हैं जो राजनीति में आजकल अच्छे मुकाम हासिल किया है उन्होंने। हमारे यहाँ भी खैर साकेत यूनिवर्सिटी से यहाँ से अपने यहाँ से भी लोग निकले हैं, तो अच्छे राजनीति में अच्छा मुकाम हासिल किया है। वही राजनीति में भी वहाँ के लोग सक्रिय हो जाते हैं। अगर आप जैसे वहां पे रहे हैं और यहाँ आएंगे मतलब घर पे अपने आएंगे, तो यहाँ पे भाई जैसे आप देखिए अब प्रधानी का इलेक्शन चलने वाला है, प्रधानी का इलेक्शन चलने वाला, तो ये गहमा गहमी गाँव वाली जो है राजनीति, ये जैसे कहा जाता है बहुत ज्यादा गहमा रहती है। तो वहाँ के बच्चे ऐसा होता है कि राजनीति तो उनके खून में रच बस गया होता है जब वहाँ पे रह रहे हैं इलाहाबाद। तो जब इलाहाबाद के बच्चे से बात नहीं कर सकते हैं नॉर्मल व्यक्ति, उनके पास हर बात की मतलब पूरा रहता है, मतलब जैसे कहा जाता है लॉजिकल बात करेंगे। बिल्कुल। तो अरे अब आपने अभी बात की ना प्रधानी की, तो राजनीति पे एक रचना कि हमने लिखा कि अब प्रधानी पे लिखने को तो और भी है, लेकिन अब बिल्कुल हमारे चल रहा है देश में अभी राजनीति, प्रधानी का इलेक्शन का भी थोड़ा सा है वो। हाँ, तो बस उसी एक रचना आपको सुनाते हैं कि, और इसके बाद फिर सेशन भी काफी लंबा हो रहा है, तो उसको बंद किया जाता है। अगर सुनिए कि अगर आज्ञा करती हो रानी, अब की लड़ ले प्रधानी। अगर आज्ञा करती हो रानी, अब की लड़ ले प्रधानी। भैया डर लगता है ना, महिला शब्द आ गया तो क्या किया जाए। और अगर आज्ञा करती हो रानी, अब की लड़ ले प्रधानी, तोहरे नाव बाय कुछ पैसा ऊ निकाल दे तू जो परसों, सपना रखे है कुछ जीवमा बेच देव दादा के सरसों, और जवन उधार बाय बनिया के कुल कह ले बेईमानी, अगर आज्ञा करते हो रानी,
अब की लड़ाई राजनीति वही है ना कि जैसे कहा जाता है कि अपने पास का पैसा मेरे लोगों पैसा से सुहाग कर देना जीत है गए तो जीतने का तो भाई तो आते तो भ्रष्ट तंत्र चल रहा है, तो उसी के लालच है। देखिए पत्नी को समझाते कैसे हैं हम लोग कि पत्नी को समझाते हैं कि वो कहती है कि भैया अगर न जीता तो क्या हुए, बिल्कुल मान लिया, बिल्कुल, तो समझाते हैं तो समझाते हैं कि 5 साल जनता का लूटब, कॉलोनी में मिले कमीशन, घर घर बनत बाय शौचालय, वहू करब फर्जी एडमिशन, और बनवाऊ आपन घर पक्की, कहूँ रहे ना खपड़ा छानी, अगर आज्ञा करते हो रानी। अब की ललित प्रधानी, राशन कार्ड बनाई फर्जी, पीला लाल करब कुछ ऐसन, दे है कोटेदार कमीशन, नात बात का गुड़ घी जैसन, करब नरेगम जैसे चाहब, बाप पूत दोनों मनमानी, अगर आज्ञा करती हो रानी। अब की ललित प्रधानी, और हम लोग यहाँ तो भैया माझा भी है, तो कहते हैं कि यनके नाप देव वन के माँ, देव उस सांकेतिक नाम भी हमने ले लिया कि देव भगेलु बंजर भूमि, रामचंद्र दे है जो पैसा, वन के खेतम गेहूं झूमी, और 5 साल हमरे सब बाढ़ब, जस बाढ़ बरसाते में पानी, अगर आज्ञा करते हो रानी। अब की ललित प्रधानी, और जस मन करे जिया जाए, फिर इतना धन अपने हो जाए, खावा जाए मरद तलक ले, तबहू पूरा ना आए, और राम कसम दोनों जन के फिर आए फिर से वह जवानी, अगर आज्ञा करते हो रानी। बिल्कुल, अब इसमें जैसे जो आप जो शब्दों का प्रयोग करत हैं वो अपने यहाँ पे जैसे कहा जाता है गांव बजार में बोला जाता है, लोग इस चीज को ऐसा नहीं है, जैसे हम सुन रहे हैं तो हमको लगता है